हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो हम लास्ट 30 डेज टारगेट देख रहे हैं, उसमें आज हम डे नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, अब आपका जो भी है बहुत जल्दी ही आज आपका फिफ्थ हो गया है। अब 14 डेज आपका बचा हुआ है। प्रॉपर तरीका से आप यूज करो, अपने को कभी भी डाउन फील नहीं होने दो। जो भी है जिस ढंग से है पुश करते रहो, ऑल इज वेल। ठीक है, तो इसमें जो आपको प्रैक्टिस करना है वो करंट अफेयर्स मई 2020 का करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, और सीएपीएफ एसी आपका जो है 2014 का पेपर 1 को सोल्व करो या रिवाइज करो। जिन लोगों ने सोल्व कर रखा है वो उनको रिवाइज करना है, जिन्होंने प्रॉपर सोल्व नहीं किया है उन्हें सोल्व करना है। देखो, मैं बार बार यही चीजें कर रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत अच्छा सोर्स है आपका, वो गेटवे है, वो आपको गेटवे प्रोवाइड करता है कि आप उसको किस ढंग से चीजों को, क्वेश्चन जो आता है उसके पैटर्न को समझना। और सम टाइम जो होता है वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाइड वे में आपको आता है, तो उस चीज को देखना है। तो ये आपका टास्क रहा कि मई 2020 का करंट अफेयर्स को रिवीजन करना है और सीएपीएफ आपका 2014 का पेपर 1 सोल्व करना है, रिवाइज करना। देखो, करंट अफेयर्स में आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते रहते हो, तो मैं समझता हूं प्रॉपर तरीका से मई 2020 से लेकर के और आपका मिड नवंबर यानी कि 15th ऑफ नवंबर तक प्रॉपर तरीका से आपको करना है। इतने जो हैं ये आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर 15th ऑफ ये आपका नवंबर तक। ठीक है, तो इसको आपको 6.5 महीने का वो प्रॉपर तरीका से करना है। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि देखो कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले से भी पूछे जाते हैं, तो इट्स बेटर फ्रॉम सेफर साइड जो है वो आप ये ले लो इस बार का, यानी कि जनवरी से प्रॉपर तरीका से सेफर साइड से जनवरी 2020 से करो। अब एक आध क्वेश्चन देखो, हर 100% क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं कर सकते हो, तो एक आध क्वेश्चन में आप हो सकता है वो कोई इशू नहीं है, तो ये आप करो। नेक्स्ट जो आपका पेपर 2 में है, रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। देखो, दो टाइप के पॉलिसी होते हैं मनी जिसमें रिलेटेड होता है, तो एक फिस्कल पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी, और एक आपका जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मेनली फिस्कल पॉलिसी है जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं, तो राजकोषीय नीति जो है वो बनाना मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का काम है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है, तो वो मौद्रिक नीति जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेनली देखो, दोनों को ऐसा नहीं है कि आप एग्रीगेट में इस चीज को बोलोगे कि ये इसको हम छोड़ दें अकेले वो करें, नहीं। आज के डेट में जो है सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, तो दोनों को जो है कि कंधे से कंधा मिलाकर के वर्क करने की जरूरत है। तो आरबीआई जो है, आरबीआई आपका क्या करती है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट वर्क्स हैं, कि उसमें से आप देखोगे कि आरबीआई की भूमिका, अब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का भूमिका में ये नहीं आरबीआई का फंक्शन, यही देखो मिस्टेक होता है कि आप जब आरबीआई का भूमिका है तो सिर्फ आरबीआई का फंक्शन ये नहीं कर देना कि वो किस ढंग से चीजों को मैनेज कर रहा है। वो टूल्स हैं, दो टाइप के टूल्स होते हैं, जो आपका जो एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव टूल। तो आरबीआई का क्या काम है कि आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, तो इस सेंस में ये है कि विकास भी होते रहे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में रह गए और डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो पीछे छूट जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका दोनों चीजों को फोकस करना है कि जो ग्रोथ भी एट द सेम टाइम जारी रहना चाहिए और इन्फ्लेशन भी जो है कंट्रोल रहना चाहिए। देखो, इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन के कारण ही एमपीसी बनाया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में क्या हो रहा है, 6 मेंबर हैं, 3 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, 3 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं, और 3 जो है आरबीआई के हैं। तो ये आपके जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, फिर उसके बाद एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं वो, एक और जो होते हैं वो आरबीआई के तरफ से होते हैं। तो 3 आरबीआई के तरफ से और 3 एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। तो उस ये चीजों जो 6 है वो डिसाइड करते हैं प्रॉपर तरीका से। तो आरबीआई जो है वो दोनों मिल करके जो फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है वो चीजों
को मिला करके चीज़ों को चलता है और आरबीआई उस ढंग से किस ढंग से चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करती है, तो इसके बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन में जो है सुरक्षा बलों की भूमिका। देखो इंडिया जो है, इंडिया हर तरीके के डिजास्टर आते रहते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो इंडिया का तट रेखा है, तो 7,500 यदि मेनलैंड में देखा जाए तो टोटल 7,500 किलोमीटर, जिसमें से मेनलैंड में करीब 6,000 किलोमीटर के आसपास है और बाकी जो आपके आइलैंड्स हैं वहाँ है। तो 7,500 किलोमीटर लंबा जो तटरेखा है, तो उसमें से रेगुलर रूप से देखोगे कि इनफैक्ट 2004 में जो सुनामी आया उसके बाद जो है आपका साइक्लोन वगैरह जो है रेगुलर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, अरेबियन सी में आते रहते हैं। अभी ही देखोगे कि रेगुलर रूप से आते रहते हैं। उसमें से देखोगे कि बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, आपका तमिलनाडु है, ये केरल वगैरह है, तो इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ख़ास करके जो बंगाल की खाड़ी है, जो बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सबको ज़्यादा नुकसान रेगुलर रूप से उठाना पड़ता है। तो आपदा प्रबंधन, अब देखो यही चीज़ें कभी-कभी मिस्टेक होती है कि आपदा प्रबंधन का मतलब ये सिर्फ़ नहीं समझ लोगे कि नेचुरल ही, दोनों टाइप के हम चीज़ों को कंसीडर करना है कि एक नेचुरल भी है, डिजास्टर जो होते हैं यानी आपदा प्रबंधन, तो जो आपदा है वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। तो मैन मेड है, जैसे बहुत बार क्या होता है फॉरेस्ट फायर वगैरह, या फिर हम जो कुछ चीजों को बांध वगैरह हमने बनाया, उसके कारण प्रॉब्लम ट्रेजिडी क्रिएट हुआ, या फिर हम जैसे बाढ़ वगैरह, बहुत बार फ्लड वगैरह आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिचुएशन है कि आपने नदी का जो मार्ग है उस पर आपने अतिक्रमण कर लिया, तो उसके कारण आता है। तो देखो आपको नेचुरल डिजास्टर एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर दोनों को कंसीडर करना है। नेचुरल डिजास्टर आपके जो होते हैं वो अर्थ आधारित हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फिर आपके वाटर बॉडीज के थ्रू हाइड्रोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे अवलांचे वगैरह, जो के हनुमंथप्पा का आप नाम सुने होंगे, एक समय जो के हनुमंथप्पा 10 डेज तक करीब वो ये एवलांचे में फंसे रहे, फाइनली उनको निकाला गया, लेकिन वो उनका डेथ हो गया। उनके साथ जो 9 थे, वो उनका तो उसी पहले ही डेथ हो चुका था। तो आपका डिफरेंट पार्ट में इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, अब जस्ट इमेजिन करो कि कहीं बहुत अधिक बारिश हो जा रहा है, जैसे केरल वगैरह में लास्ट लास्ट ईयर देखोगे कि बहुत अधिक बारिश के कारण प्रॉब्लम हुआ। फिर देखो महाराष्ट्र वगैरह में है, रेगुलर बाढ़ की समस्या आते रहती है। बिहार वगैरह में है, महाराष्ट्र में इन द सेंस मुंबई में, एक महाराष्ट्र का मेजोरिटी पार्ट जो है सूखा है, लेकिन मुंबई वगैरह में जो है फ्लड का सिचुएशन बहुत बुरा रहता है। बिहार में, बिहार एक ऑलरेडी ही गरीब स्टेट है, लेकिन उसके जो उत्तरी भाग है, नदर्न पार्ट है, उसमें रेगुलर रूप से बाढ़ आते रहते हैं। तो उसमें आपदा जो प्रबंधन है, उसमें सुरक्षा बलों की क्या भूमिका है? तो देखो सुरक्षा बलों में, देखो ये आर्म फोर्सेस नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस है। सिक्योरिटी फोर्सेस में ये सारे आ जाते हैं। आर्म फोर्सेस होता तो आर्म फोर्सेस में नॉर्मली जो है वो आपका सशस्त्र बल के जो है कि जो आर्म फोर्सेस मान के चलो कि आर्म आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस है तो सिक्योरिटी फोर्सेस में सारे आ जाते हैं। जैसे एनडीआरएफ, एनडीआरएफ आपको जरूर उसमें मेंशन करना ही होगा। फिर एनडीएम में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। फिर इसमें से आपको जो देखना है कि किस ढंग से चीज़ों को ये मैनेज किया जा रहा है। फिर यदि आप ये जानते हो, जो सेकंड एआरसी है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बना था, उसके जो ये एम वीरप्पा मोइली जो उसके चेयरपर्सन थे, तो एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो कमिटी बना था, तो कहीं न कहीं इसमें जो है सेकंड एआरसी जो है, एक स्पेशल उसका चैप्टर जो है डेडिकेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखो ये यदि जिसने पढ़ रखा है, देखो एग्जैक्ट आप नहीं जानते हो कुछ चीजें, लेकिन जानते हो कि हाँ अब वो सेकेंड एआरसी में ये कहा गया है, तो ये सारी चीजों को लिखते हो तो उसका काफी वेटेज होता है। तो आपको नेचुरल देखना है, मैनमेड देखना है, और उसमें किस ढंग से चीजों को ये कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ये हो गया। अब हम ग्रामर का पार्ट का ये सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये फर्स्ट जो आपका है कि ये इसको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला का, देखो ये अलका एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, अलका एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वाज वेरी क्लेवर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अलका, अलका सेड, ठीक है, अलका सेड, इन्वर्टेड कॉमा दो, इन्वर्टेड कॉमा, हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है, तो हाउ क्लेवर आई एम, तो ये आप एक्सक्लेमेशन साइन दोगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो अलका सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हाउ क्लेवर आई एम। नेक्स्ट है वेयर वी सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। तो इसको असर्टिव में बनाना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको असर्टिव में बनाना है। तो इसमें क्या होगा, बी वेयर नोट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी वेयर नोट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी। नेक्स्ट आपका सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर क्लेवरर देन श्वेता, ये आपको सुपरलेटिव में ये करना है। तो क्या हो जाएगा, श्वेता इज नोट वन ऑफ द क्लीवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। श्वेता इज नोट द क्लीवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट आपका है when she arrived she was traveling for 24 hours, इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो when she arrived she had been traveling for 22 hours। ठीक है, तो she had been। नेक्स्ट एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट है अंडमान्स आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। इसमें देखो आर्टिकल्स यूज करना है, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा, द अंडमान्स, तो यहां आपको द लगाना है शुरू में। द अंडमान्स आर ग्रुप ऑफ, ठीक है, द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आपका है ओनली हिंदू कैन इंटर दिस टेम्पल, तो इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो ये होगा इफ यू आर नॉट अ हिंदू यू कैन नॉट इंटर द टेम्पल। नेक्स्ट आपका है जो ये फ्रेंच शुड बी लर्नड बाय यू। ठीक है, तो फ्रेंच शुड बी लर्नड बाय यू, इसको आपको एक्टिव वॉइस में, ये आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, यू शुड लर्न फ्रेंच, यू शुड लर्न फ्रेंच। नेक्स्ट है हैविंग फिनिश्ड हर एक्सरसाइज सी पुट अवे हर बुक्स, यानी जो इसको क्या करना है, कंपाउंड में बनाना है। तो सी फिनिश्ड हर एक्सरसाइज एंड पुट अवे हर बुक्स। सी फिनिश्ड हर एक्सरसाइज एंड पुट अवे हर बुक्स। लास्ट है नो वन कैन डू दिस वर्क, इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है आपको। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि ये हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, और आपको इंट्रोगेटिव ये लगाना है। नेक्स्ट है राइट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड्स। देखो ये इसमें कह रहा है कि एक सिनोनिम्स लिखना है, लेकिन जो आपका यूज करना है जो सेंटेंस में, वो इस ओरिजिनल जो वर्ड दिया हुआ है उससे। कभी कभी क्या होता है ना, सिनोनिम लिख करके आप सिनोनिम से बना देते हो, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना। प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी का मतलब होता है नियरनेस या क्लोजनेस, क्लोज में जो है या नियरनेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब एग्जैक्टली। स्लगिश, स्लगिश का मतलब स्लो। ऑप्टिमल का मतलब मोस्ट सेटिस्फैक्टरी। अटेन, अचीव। नेक्स्ट आपका है जो ये हो गया, अब इसको सेंटेंस में आपको बता देना है। फिर नेक्स्ट है मेक इंप्रूवमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इफ इट रिक्वायर्स, इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें यदि आपको जरूरत होती है तो। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो क्या होगा इसमें, ये होगा आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो सन राइजेज इन द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है हिज बैड टेम्पर मेक्स डिफिकल्ट लाइफ फॉर द इंटायर फैमिली, तो होगा हिज बैड टेम्पर मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। ठीक है, मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, हिज बैड टेम्पर मेक्स, ठीक है, लाइफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लाइफ नहीं, लाइफ डिफिकल्ट फॉर द इंटायर फैमिली। नेक्स्ट है ही हैज गोन टू कोलकाता लास्ट वीक, देखो लास्ट वीक जब लग गया तो ही वेंट टू कोलकाता लास्ट वीक। नेक्स्ट है when he will arrive the band will play the national anthem, तो when he arrives, तो पहला आपका हो जाएगा when he arrives the band will play the national anthem। नेक्स्ट है I did not do it with the hopes of getting something, तो I did not do it with the hope of getting something, hopes के जगह hope of getting something। ठीक है, तो ये आज का आपका
ये हो गया, ठीक है? आज हमने कर लिया तो 17 डेज़ पूरा हो गया। कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें या फिर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें या व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 इस पे या फिर आपको 7404909669 पे जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।